ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। I-95 टेलीविज़न स्टूडियो वाशिंगटन से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 11 फरवरी है। आज के दिन की जो सिग्निफिकेंस है कश्मीर के हवाले से, वो ये है कि तकरीबन 37 साल पहले बहुत ही मुतहर्रिक जो रहनुमा थे कश्मीर मूवमेंट के, आप समझ लीजिए मकबूल भट्ट साहब, उनको फांसी दी गई। आज उनका दिन मनाया जाता है पूरे दुनिया में कश्मीर के हवाले से। हम उस पर बात करेंगे और उसके लिए हमने बहुत ही रेलेवेंट मेहमान को जहमत दी है। राजा मुजफ्फर खान साहब मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया करने साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे मैंने कहा कि 11 फरवरी की सिग्निफिकेंस के ऊपर मकबूल भट्ट के हवाले से आप बताइएगा। उसके साथ साथ जो आज का सेगमेंट है वो एक रीसेंट डेवलपमेंट ये हुई है राजा साहब कि 5 तारीख को कोटली में हमारे जो वजीर आजम है पाकिस्तान के, इमरान खान, उन्होंने एक तकरीर फरमाई और उसमें उन्होंने एक अजीब सी बात की जो नॉर्म से हट के थी। वो ये थी कि जी ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के हिसाब से फैसला हो जाना चाहिए कश्मीर के ऊपर, लेकिन उसके बाद कश्मीरियों को भी हक होना चाहिए कि वो जिसके साथ रहना चाहें वो अपना फैसला खुद कर लें। यानी कि एक आउट ऑफ बॉक्स क्रिएटिव ऑप्शन, कम से कम कॉमन सेंस तो यही कहता है कि हम उसको सपोर्ट करें कि भाई कश्मीर फॉर कश्मीरीज ओनली, कि कश्मीर बनेगा कश्मीर, बजाय इसके कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नारा नहीं लगना चाहिए। राजा साहब, शुरू करते हैं मकबूल भट्ट, क्योंकि आज का प्रोग्राम उनको हम डेडिकेट कर रहे हैं। जी फरमाइएगा, आपका उनके साथ क्या ताल्लुक रहा है, और मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा अपने देखने वालों को। जी। बहुत बहुत शुक्रिया करने साहब। गुजारिश है कि शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट जो है, जिनका आज हमने दिन मनाया, वो कश्मीर की तारीख़ जदीद के एक बिल्कुल एक मुनफरद सियासतदान और रहनुमा है। मेरा उनसे ताल्लुक 1968 से हुआ और मैंने उनके बहुत करीब उनको देखा, उनसे सीखा, उनकी मोहब्बत पाई, उनकी शफ़क़त पाई। और फिर यही नहीं कि दौरान असीरी, ख़्वाह वो पाकिस्तान के अंदर उनकी असीरी थी या इंडिया के अंदर, वहाँ से भी उनके साथ मेरा एक ताल्लुक, क़ल्बी लगाव, रूहानी ताल्लुक रहा। ख़तूत के ज़रिए से भी वो हम राब्ते में रहे। पाकिस्तान में जब वो शाह किला लाहौर में बंद थे, फिर उसके बाद कैमलपुल जेल रावलपिंडी में उनको रखा गया, कोट लखपत जेल में रखा गया। तो इस दौरान भी वहाँ उनसे मुलाकातें भी होती रहीं और उनके साथ ख़त व किताबत भी होती रही। और फिर जब से वो कश्मीर में जाके अरेस्ट हुए और फिर जब वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में उन्हें जो है वो रखा गया, हाई सिक्योरिटी प्रिजन में, डेथ सेल में, तो वहाँ से भी उन्होंने मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुशकिस्मतों में से एक हूँ जिनके साथ उनका राब्ता रहा। अब रहेगी बात, ये सवाल ये पैदा होता है कि यकीनन आपके ज़हन में आया होगा कि मैंने तो ये कह दिया कि वो लाहौर में भी अरेस्ट रहे और दिल्ली में अरेस्ट रहे। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो ये एक नई बात हो या उसके बारे में कोई उनके ज़हन में सवाल हो। तो यही एक वो चीज़ है जो उनको मुनफरद बनाती है कश्मीर के पॉलिटिकल लीडरशिप में। पाकिस्तान में उनको समझा गया क्योंकि उनकी एक पॉलिटिकल सोच थी, एक फ़िलॉसफ़ी थी, एक सोच, एक नज़रिया था कश्मीर के मसले के हल का। एक उनके पास एक हल था, एक खाका था। उससे जब पाकिस्तान को चूँकि इख्तिलाफ था, तो पाकिस्तान ने उनको इंडियन एजेंट कह के उनके साथ सलूक किया। इसी तरह हिंदुस्तान ने भी उनकी सोच को, उनकी फ़िक्र को, उनके नज़रिए को, उनकी तरफ से मसला कश्मीर के हल को, जो फ़िज़िबल हल था, जो काबिल अमल था, जो काबिल कबूल भी हो सकता है सबके लिए, उसको गलत जाना, उसको रद्द किया। तो उन्होंने उन्हें पाकिस्तान का एजेंट कहा। तो ये बात जहाँ जाके मुझे, क्या तारीख़ के सभी तालिब इल्मों को ऐसा महसूस होता है, और यही नहीं कि वो महसूस होता है बल्कि तारीख़ भी गवाही देती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, कि जो कश्मीर के अंदर लॉकअप हुई है, उनके दरमियान में बेशुमार बातों पे जो है वो इख्तलाफ है। हल के सिलसिले में उन पे भी इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। तो बहुत सारे हलों पे उनका जो है वो इख्तलाफ है, मगर एक ऐसा हल है जिसके ऊपर उनका आपस में इत्तेफाक है कि ये हल नहीं हो सकता। वो है
कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी को बहाल कर देना, उनका वतन उनको वापस लौटा देना, ये वो एक ऐसा हल है जिसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको काबिल कबूल नहीं समझती। वो समझते हैं कि अगर ये मसला इस तरीके से हल हो गया तो उनका जो है उनके अपने मफादात पे भी ज़रब पहुंचेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक जंग का माहौल बना रहे, हथियारों की दौड़ में पड़े रहें, हथियारों की खरीदारी होती रहे, उसी के अंदर उनका माल भी बनता है, उसी के अंदर उनका वजूद भी है। तो इसलिए वो किसी ऐसे हल की जानब नहीं बढ़ेंगे कि जो मुनसिफाना हो, काबिल अमल हो और कश्मीरियों को भी जो है उससे कोई राहत मिलती हो। वो यकीनन ऐसा हल ढूंढने की कोशिश पहले माजी में भी की, अब भी करेंगे, जिसमें तकसीम के मुख्तलिफ उनके पास हल मौजूद है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम के ऊपर बात करते रहे, लेकिन वो लटकते रहे, मगर वो इसलिए वो करना चाहते हैं इस किस्म के कि ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहे, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के चलने के साथ उनका भी जो है वो जरिया रोजगार चलता है, उनका चूल्हा भी जलता है, खून कश्मीरियों का जलता है, चूल्हा उनका जलता है। बहुत शुक्रिया राजीव साहब। एक बात बताइएगा, रिसेंट हिस्ट्री में हमें दो मिसालें मिलती हैं, एक साउथ अफ्रीका की शक्ल में, एक आयरलैंड की शक्ल में, कि लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उन्होंने रिजॉल्व किए, और रिजॉल्व दोनों के रेजोल्यूशन, मैं फलस्तीन को इसमें अभी शामिल नहीं कर रहा क्योंकि वो भी आउटस्टैंडिंग है, कि दोनों जगह पे जो मुकामी लोग चाहते थे उसके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया गया, उनको राइट्स दिए गए। तो कश्मीर के ऊपर ऐसा क्या चीज है कि तकरीबन 74 साल हो गए कि कश्मीरियों को हक क्यों नहीं दिया जा रहा कि भाई वो चाहे वो हिंदुस्तान के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ रहे, या वो किसी के साथ ना रहे, एक इंडिपेंडेंट ऑप्शन को यूज करे, तो उनको इस चीज से क्यों महरूम किया जा रहा? आपने बड़े अच्छा हाईलाइट किया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मजीद 70 साल भी गुजर जाएंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा इस मौजूदा सेटअप के हिसाब से, ये रूल्स के हिसाब से? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपका एनालिसिस भी दुरुस्त है, सवाल की शक्ल में आपका एक खूबसूरत एनालिसिस है। देखना यह है कि देखिए, कश्मीर का मसला बहुत आसान था, ये मसला था ही नहीं, मसला बनाया गया। कश्मीर का मसला बनाया गया और जिस तरह मैंने कहा कि उसके भी पीछे मकासद है। अब आसान तरीन चीज़ को आप अगर मुश्किल कर दें तो यकीनन कुछ ना कोई उसके आपके बिहाइंड सब कुछ दिमाग में कुछ चीज़ चल रही होती है। अब आए, जो आपने मिसालें दी मुख्तलिफ ममालिक की, देखें बरसगीर में क्या हुआ, किस तरीके से ये मसला पैदा किया गया। जब ब्रिटिश इंडिया जो बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ हिंदुस्तान में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जो तहरीक चल रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, एक नौआबादियाती निज़ाम जो है वो मुसल्लत था, और अंग्रेज़ों ने जब फैसला किया दूसरी जंग अज़ीम के बाद कि अब हमने नौआबादियात जो है वो जहाँ जहाँ इनको फ्री करना है, निकलना है वहाँ से, तो उनके जहन में भी कुछ चीज़ें थी कि कैसे निकलें, एग्जिट कैसे हो। तो यहाँ जब फैसला हुआ हिंदुस्तान से निकलने का, तो उसमें उन्होंने नेगोशिएशन की हिंदुस्तान के रहनुमाओं से, जो उस वक़्त में एक कांग्रेस हुआ करती थी, उसमें मुसलमान भी वहाँ ही थे, मुस्लिम लीडरशिप भी थी और हिंदू लीडरशिप एक ही जमात थी। और फिर जब वो उनके दरमियान में इख्तिलाफ राय आया, उनके दरमियान में इस बात पे हुआ कि नहीं, जो यहाँ पे दो कौमों के दरमियान में तकसीम किया जाए हिंदुस्तान, तो उसके ऊपर फिर उनकी बातचीत चलती रही और आखिरकार उसके ऊपर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आया सामने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और रजामंदी हो गई कि ठीक है जी, हमने इस यहाँ से ख़त्म करना है, नौआबादियाती निज़ाम अंग्रेज़ ने जाना है, और दो मुल्कों की शक्ल में तकसीम करके वो जा रहे थे। जब वो उन्होंने कर लिया फैसला और 4 जून 1947 का एक्ट जो था इंडिपेंडेंस एक्ट मंजूर कर लिया, तो उसके फ़ौरन बाद आप देखें, ये तारीख गवाही देती है कि हिंदुओं के जो उस वक्त में लीडर थे मोहनदास गांधी, वो और मुसलमानों के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो 4 जून 1947 का जो वो कानून था, जिसके तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्कों की शक्ल में वजूद में आने थे नौआबादियाती निज़ाम से छुटकारा पाने के बाद, तो उसकी उन्होंने कानूनी तशरीह की रियासतों के बारे में,
तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, ये तारीख का हिस्सा है। जो मोहनदास गांधी ने तारीफ की, इंटरप्रिटेशन की उस एक्ट की, कि रियासतों का मुस्तकबिल क्या होगा, प्रिंसली स्टेट्स जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं आती, ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं आती, तो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनका क्या होगा। तो दोनों की इंटरप्रिटेशन कानूनी जो थी वो, कि जो ही ये एक्ट आएगा और इसके तहत दो मुल्क वजूद में आएंगे तो रियासतें आज खुद आज़ाद हो जाएंगी। अब बहुत आसान था वो तरीका था इसका, कि भाई उसी अगर जो इंटरप्रिटेशन थी उसके ऊपर चलते, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ हादसात होना शुरू हो गए क्योंकि नीयतें ठीक नहीं थी। तो इसमें मैं सिर्फ स्पेसिफिकली कश्मीर की तरफ आ जाता हूँ। तो महाराजा कश्मीर ने जो उस वक्त में वो रूलर था और उसने अपने तय फैसला कर लिया कि मुझे आज़ाद रहना। हालांकि वो हिंदू था, वहाँ कंपोजिशन ऐसी थी कि वो हिंदू था और रियाया जो थी वो अक्सरियत मुसलमानों की थी। उसका मुसलमानों के साथ सलूक कोई अच्छा नहीं था, वो उसका मतसबाना भी था, जालमाना भी था, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भी बहुत पहले एक तहरीक चल रही थी हकूक की, मुसलमानों के हकूक की, महाराजा के खिलाफ, और वो 1931 से थी। तो जिसको हम अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी आज़ादी की तहरीक तो वही थी, और बेसिकली वही थी कि हम महाराजा के खिलाफ, महाराजा के मजालम के खिलाफ बड़े सगीर का अपना कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम जो अक्सरियत है वो उठ खड़ी हुई थी। और वो तो जब ये मसला हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान में, जब बात तय हो गई, तो महाराजा ने मुनासिब समझा और उसकी ख्वाहिश भी थी कि मैं किसी का हिस्सा ना बनूं और वो मैं आज़ाद रहूं। तो उस दौरान में उसने 12 अगस्त 1947 को एक टेंटेटिव एग्रीमेंट ऑफर किया हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान ने उस वक्त में कबूल किया, हिंदुस्तान ने रद्द किया। लेकिन इसको 10 दिन भी नहीं गुजरे थे कि फिर पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हुआ, कबायलियों ने हमला किया। और कहा जाता है कि इसके बारे में कायदे आज़म को बिल्कुल ही एतमाद में नहीं लिया गया और वो कबायली अंदर जब आए। तो जब कबायली आए तो हिंदुस्तान ने उसका फायदा उठाया, क्योंकि महाराजा का प्रॉब्लम ये हो गया कि उसको अपनी रियासत हाथ से जाते दिखाई दी। वो ना चाहते हुए भी उसने नेहरू की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर एक कंडीशन आई कि जी आप यहाँ पे शेख अब्दुल्ला को रिलीज करें, और उसके अलावा जो है वो खुद उसने कहा कि जे कश्मीरी इसका फैसला करेंगे। यानी उसने महाराजा को चैलेंज किया कि तुम्हारा फैसला नहीं चलेगा। तो इसमें हुआ यह करने साहब कि फिर फॉरेन इन्फ्लुएंस में हमारा कश्मीर आ गया। वो डिफरेंट एंगल से पहले पॉलिटिकली आया, फिर मिलिटरली आ गया, और नतीजा समझा कि जिसके पास जो जो एरिया आया उस जंग में, तो उसने उसी एरिया के ऊपर कब्जा मुस्तहकम करने की कोशिश की है। और आज जो 73 साल के बाद जो पोजीशन चेंज होती नजर आ रही है, जिसका वो अभी थोड़ी देर पहले आपने कोटली के जलसे का हवाला दिया, मैं उसका भी शायद इसी में कुछ निकल आए इशारा जो मैं बात करना चाहता हूँ। तो 73 साल में इन्होंने क्या किया कि कश्मीर के अंदर मिलिट्री बिल्डअप की, हिंदुस्तान ने भी और पाकिस्तान की साइड से भी। तो कहाँ जब 47 में जब वो 6,000 और 3,000 की थी, जब 12,000 की थी, 6,000 की थी, आज वहाँ पे 9 से 10 लाख फौज है हिंदुस्तान की और लगभग 5-6 लाख पाकिस्तान की भी, और आई बाल टू आई बाल पोजीशन पे खड़ी है। हिंदुस्तान की फौज जब कश्मीर में आई तो वो उनका कहना यह था कि हम आपको जो है वो हमला आवरों से बचाने आए हैं, पाकिस्तान के हमले से बचाने आए हैं, हम आपके दोस्त हैं, आपके और जो हम अपना काम करके वापस चले जाएंगे। मगर आज 73 साल में क्या पोजीशन है कि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फौज और वहाँ के अवाम एक दूसरे के लिए दुश्मन बन चुके हैं। वो एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर रहे हैं। तो यानी बहुत एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसको दुनिया को देखना चाहिए कि जो फौज वहां पे प्रोटेक्टिव बन के आई, आज वो दुश्मन बनी हुई है लोगों का, और उसका दुश्मनी का रिश्ता है। तो बहुत है। इसी तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में वायदा हुआ कि हम यहाँ से फौजें निकालेंगे। इख्तलाफ अलग बात है कि वो कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन कानून, बैन अवी कानून के तहत, जब माहे के तहत इनको फौजें निकालना थी, कितनी किसको निकालना थी, मगर उसकी बजाय फौजें बढ़ी हैं। और आज
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें आई बाल टू आई बाल पोजीशन बॉर्डर पे खड़ी हैं, फायरिंग होती है तो बेचारे फिर कश्मीरी जो है वो कश्मीर का माहौल वो होता है। अब जो 73 में जो 5 अगस्त 2019 को मोदी ने जो किया, हिंदुस्तान की सरकार ने किया, उसने बिल्कुल एक नई पोजीशन ले ली। उसने जो तनाज़े की हैसियत रखी हुई थी, जो 72 साल से तनाज़े की हैसियत उसने तस्लीम की हुई थी कि कश्मीर एक मतरादा इलाका है, उसने वो 5 अगस्त की जो कार्रवाई की, जिसके तहत उसने 370 खत्म किया, जो एक वही उनके पास एक रिश्ते का ताल्लुक का एक शख्स हिंदुस्तान के आइन के अंदर डाली हुई कि कश्मीर जो है वो मतनाज़ा और इसकी से, तो वो जब खत्म हुई तो हमारे नज़दीक, और अगर आप किसी भी बैन अवी लॉ फॉर को बैठाएंगे तो वो ये कहेगा कि वो जाते ही 2-3 चीजें तो इफेक्ट होगी, क्योंकि वो उसका 370 वापस लेने का सिर्फ उसका इतलाक, उसके असरात सिर्फ जम्मू वैली और लद्दाख में नहीं है, उसका असर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के पास जो इलाका है और गिलगित उसके ऊपर भी आता है। वो यूं कि जब वो उसने वो खत्म किया, उसने उसको अपना आईनी हिस्सा बना लिया और तनाज़ा नहीं रहा, तो उसने उसके ऊपर दावा डाल दिया कि जो इस रियासत का जो बाकी हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो खाली करो, गिलगित है और आज़ाद कश्मीर है वो खाली करो। तो ये एक्चुअली एक मुझे लगता है कि एक प्लानिंग जिस तरह होती है किसी कॉन्फ्लिक्ट को किसी दूसरे रास्ते से निकालने के लिए, तो बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो ये इस किस्म का एक ड्रामा वो चला, और उसके नतीजे में जो हुआ कि पूरे साल 1.5 साल में आप देख लें, पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के उस किए गए कदम को ओवरड्यू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना बैनुल-अक़वामी सतह पे, ना ज़मीनी सतह पे, ना अंदरूनी सतह पे, ना मिलिटरीली। क्योंकि देखें, बात यह है कि अगर वो उसमें पाकिस्तान को ऊपर ये बात आ जाती थी कि जब हिंदुस्तान ने एक पोजीशन ले ली और हिंदुस्तान ने वो झगड़ा खत्म कर दिया अपने तरफ से कि भाई जो तनाज़ा का रखना, तो फिर पाकिस्तान अगर उसके ऊपर क्लेम रखता है कश्मीर से बकौल उसके कि उसका हिस्सा है या उसको हिस्सा बनना है या कुछ है, तो फिर पाकिस्तान को मिलिटरीली जो है वो आगे जाके वो ओवरड्यू करना चाहिए था, खत्म करना चाहिए था हिंदुस्तान के फैसले को। लेकिन जब नहीं किया गया तो इसका मतलब यह है कि ठीक है, जो आपने कर लिया वो कर लिया, हम भी जो है वो इसी के ऊपर सोच सकते हैं। तो जी। मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो गिलगित में आके और ये बात उस वक्त पता चली हमें, हालांकि हमें अंदाजा नहीं था कि इतना जल्दी ये सब कुछ हो रहा है। जब अपोजिशन के लीडरों को जनरल बाजवा साहब ने बुलाया, तो वो और शेख रशीद के जरिए से वो बात बाहर आई कि कोई मीटिंग हुई है, तो मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन पार्टी ने वहाँ उस वक्त में कुछ बात नहीं की है, सिवाय इसके कि जी आप जरा इलेक्शन मुलतवी कर दें, बाद में कर लेंगे थे। लेकिन असूली तौर पे उन सब ने ये हामी भर कि गिलगित को जो है वो पाकिस्तान का जो सूबा बनाया जाए। तो जी। जहाँ से वो अब आज़ाद कश्मीर की तरफ उनकी वो निगाहें हैं, तो बुनियादी बात यह है कि वो जो इस तरह इस समत बढ़ रहे हैं कि हम हिंदुस्तान ने कश्मीर की शनाख्त, कश्मीर का झगड़ा ख़त्म किया, इसी तरह आज़ाद कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भी ख़त्म हो, आज़ाद कश्मीर को या तो इसी तरह ग्रेजुअली ख़त्म किया जाए या कोई ऐसी चीज़ की जाए। तो ये वो ख़तरात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमें महसूस हो रही हैं। तो इसमें जी। नहीं, बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत आपने खूबसूरत तरीके पे अहाता किया पूरी तारीख का भी और जो करंट ट्रेंड्स हैं। तो मेरा बस मैं कंक्लूजन में एक कमेंट में करना चाहूंगा और आपसे ओपिनियन लूंगा, हमारे पास 2 मिनट है, कि कश्मीर को एक फुटबॉल के तौर पे यूज किया जा रहा है। कभी पाकिस्तान किक मार देता है, कभी हिंदुस्तान किक मार देता है, एक चीज। दूसरा, कश्मीर को फौजों के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के तौर पे यूज हो रहा है कि नफरी बढ़ा दो, कैश फ्लो क्रिएट हो जाता। दोनों तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो कैश फ्लो को एक्सपेंड करने के लिए कश्मीर को एज ए टूल यूज कर रहे हैं। और सफर कौन कर रहा है? आम कश्मीरी। आप क्या कहेंगे राजा साहब? बिल्कुल दुरुस्त है, और इसके अभी रिसेंटली बड़े शवाहिद आए हैं सामने, और लोगों को मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ी गनीमत है आजकल सोशल मीडिया, और ख़ासकर आप जैसे जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जर्नलिस्ट हैं, वो हकायक जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो बहुत कंट्रोल है, वो असल सूरत हाल को सामने नहीं आने दे रहा है, क्योंकि ये जो भी कॉलोनियल पावर्स होती हैं उनका तरीका यही होता है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो मैं आता हूँ स्पेसिफिकली जो
अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें मिसालें सामने आई हैं। खुद हमारे एक दोस्त ने टीवी पे भी आके जी बात की। अभी आप देखें वो रिसेंटली हिंदुस्तान के वो जो नाम क्या है उसका वो आया सामने आपको वो व्हाट्सएप के ऊपर सारी वो सारी चीजें। तो हो क्या रहा है देखें, जिस वक्त कश्मीर के और कश्मीरी इसमें विक्टिम है, और इसी तरह अब उसके विक्टिम में चले जाते हैं, बलोची भी चले जाते हैं बेचारे, कराची वाले भी चले जाते हैं, जहाँ और भी मूवमेंट है। इसी तरह वहाँ हिंदुस्तान के अंदर सिख हैं, कश्मीरी हैं, को और भी मूवमेंट चल रही है। होता यह है कि वहाँ कोई कार्रवाई हो गई, हिंदुस्तान की फौज खुद करती है, उसकी इंटेलिजेंस करती है, वो करती है, और उसके लिए वो पैसे निकालते हैं। से 20 लाख रुपया किसी ने निकाला कि ये बंदा हमने मारा और ये पाकिस्तान ने भेजा था, ये किया वो किया, ऑपरेशन किया, उसके ऊपर 20 लाख जो है वो खर्च हो गया। तो वो कारोबार है। 20 लाख उसके मारने का, और उसी का जो 20 लाख जो पाकिस्तान से भी निकल रहा होता है कि ये बंदा हमने भेजा था, इसके ऊपर हमारा इतना खर्चा आया जो है वो कहीं पाकिस्तान के वो खर्च वहीं वो पैसे भी निकाल रहे वो। तो ये एक ट्रेंड जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर बराबर का चल रहा है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का। तो ये तभी खत्म होगा। ये लोगों पे बोझ है, ये लोगों के टैक्सपेयर का पैसा है। ये खत्म तभी होगा जब आप कश्मीर के ऊपर से वो निकलेंगे। और कश्मीर से निकलने का एक बहुत आसान इस वक्त में, अगर ये सच्चे रहें और ये वाकई अगर चाहते हैं कि अपने मुल्क की अपने मुल्क की माशी हालत बेहतर करें, तो बेहतरीन तरीका यह है कि कश्मीर इनका नहीं है, न कभी बन सकता है। जी वहां से फौजी कब्जा खत्म कर दें, फौजें विड्रॉ कर लें, और जो कश्मीर के अंदर उनके कुछ मफादात हैं, मतलब किसी को पानी का मसला है, किसी को और कोई मसला है, वो हुकूमतों के होते हैं, वो बैठे कश्मीर की लीडरशिप के साथ बैठ के बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। अगर हम सायों के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं, मगर हमारी आज़ादी हमें वापस कर दें, हमारे वतन से फौजें निकाल लें, क्योंकि ये हमारे ऊपर भी बोझ है और आपकी अपनी कौमों के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने मुख्तसर वक्त में मुझे ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ये गुफ्तगू यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, आइंदा भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी जैसे जैसे हालात डेवलप होंगे। राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको जहमत देते रहेंगे। इन शुक्रिया, अल्फाज के थैंक यू। साथ शाह करनी को इजाज़त दीजिए। अपना